नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, और उसकी जो नई टेस्ट सीरीज है कलाम 2.0 उसका माइनर टेस्ट 5 देख रहे थे। लगभग सब कुछ अपन ने देख लिया। आज अपना जो टॉपिक है वो है बुद्धि एवं बुद्धि लब्धि। ठीक है, और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ क्या होगा। लड़के की वास्तविक आयु कितनी है 25 वर्ष, मानसिक आयु कितनी है 16 वर्ष, और उसका IQ यानी कि बुद्धि लब्धि अपने को पूछी है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, MA/CA × 100, यानी कि मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज गुणा 100। मेंटल एज में मानसिक आयु आ जाएगी और क्रॉनिकल एज में आ जाएगी आपकी वास्तविक आयु। तो यहां पर आपकी मानसिक आयु 16 वर्ष है और जो आपकी क्रॉनिकल एज या वास्तविक आयु है वो 25 वर्ष है, और गुणा कर दो 100 से। 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 को 16 से गुणा करेंगे तो 64 यानी कि 64। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आपका कि बुद्धि लब्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, उक्त कथन है। तो ये कथन वाले जो क्वेश्चन है ना आपको डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे। जो ज्यादातर फेमस कथन है जो बार बार आ रहे हैं हर एग्जाम में, उनको बस ध्यान में रखना आपको। जैसे इसमें कहा गया कि बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है, और ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपका बर्ट का। किसका है, बर्ट का। अब बाई चांस सेम ये का ये जो है परिभाषा आपकी आ जाए, कथन आ जाए, तब आप जो है क्या करोगे, आराम से सही कर पाओगे। वरना जो है परिभाषा या जो कथन वाले हैं ना उनमें तो फिर आपका रिस्क ही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने निम्नलिखित बुद्धि प्रकारों का त्रिचाप्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। सबसे पहले रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, त्रिचाप्य सिद्धांत। ठीक है, त्रिचाप्य सिद्धांत का दूसरा नाम जो आपका हुआ त्रितंत्र सिद्धांत। ये भी ध्यान में रख लेना, क्या है, त्रितंत्र सिद्धांत है इसका दूसरा नाम। अब जो ये त्रितंत्र सिद्धांत है इसमें इन्होंने 3 बुद्धि दी है, नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले जो इन्होंने दी है वो घटकीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि, घटकीय बुद्धि। और इस घटकीय बुद्धि का दूसरा नाम या फिर इसके अंतर्गत क्या आता है, तो घटकीय बुद्धि जो है इसके अंतर्गत आता है विश्लेषणात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक, ये दो आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा जो इन्होंने दिया वो दिया अनुभाविक बुद्धि। कौन सी, अनुभाविक बुद्धि। और अनुभाविक बुद्धि के अंतर्गत जो है क्या जो है आता है, या इसका दूसरा नाम क्या है वो ध्यान में रख लेना। इसको कहते हैं सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, दूसरा इसके अंतर्गत आ जाता है आपका जो सृजनात्मक से संबंधित जो अपसारी चिंतन वगैरह आ जाता है। ठीक है, लेकिन अपने को अभी जो है इसको उपनाम से ही पुकारना, तो इसको संरचनात्मक बुद्धि कहते हैं। संरचनात्मक बुद्धि में आपको पता ही अपसारी चिंतन का योग या फिर जो योगदान होता है। तीसरा जो आपकी आती है घटके के अनुभवी के बाद में जो आती है होती है सांदर्भिक बुद्धि। कौन सी आती है, सांदर्भिक बुद्धि। ठीक है, सांदर्भिक बुद्धि के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले यहां आता है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, इसका दूसरा नाम व्यवहारिक बुद्धि कह सकते हैं, या इसके अंतर्गत आता है, ये विशेषता मान सकते हो। दूसरे इसको कहते हैं प्रासंगिक बुद्धि। क्या कहते हैं, प्रासंगिक बुद्धि। और तीसरा इस बुद्धि को कहते हैं व्यावसायिक बुद्धि। व्यावसायिक बुद्धि। अब आपके सामने उत्तर है, स्टर्नबर्ग में बुद्धि प्रकारों के त्रिचापीय जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें कौन कौन शामिल है, तो सृजनात्मकता। तो ये रही सृजनात्मकता, अपन ने अभी पढ़ी है, देखो अनुभाविक बुद्धि को ही सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। फिर आपका विश्लेषणात्मक, तो ये देखो घटकीय बुद्धि में अभी आपने पढ़ना है विश्लेषणात्मक। फिर है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक अभी अपन ने पढ़ा है, ये रहा। तीनों बुद्धि है ना, बस नाम चेंज कर दिया अपन, जो है ऊपर वाला ही पढ़ के चले जाते हैं जबकि अंदर वाला नाम नहीं पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों नहीं है, तो ACE उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ACE। अगला क्वेश्चन, वापस कथन आ गया, डायरेक्ट देख लेते हैं। बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है। क्या है, बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसे के द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। बार बार आया हुआ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में या रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। ये कथन किसका है, तो ये वेसलर का है। किसका है, वेसलर का है ये कथन। क्या कथन है, बुद्धि योग्यताओं का समुच्चय है, बस नाम ध्यान में रख लेना, जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। फिर अब बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः होता है, यहां ये गलत लिख दिया, नर्तक, एथलीट और सर्जन यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं इत्यादि में पाया जाता है, कहलाता है। नर्तक,
एथलीट और सर्जन आदि में पाए जाने वाले बुद्धि का जो प्रकार है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है शरीर गति की बुद्धि। कौन सी? शरीर गति की बुद्धि। क्योंकि जो है शरीर, जो एथलीट, नर्तक और सर्जन सब में शरीर की आवश्यकता, जो हाथ पैरों की आवश्यकता होती है, तो इसको शरीर गति की बुद्धि कहते हैं। स्थानिक बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम है आपका देशिक बुद्धि। क्या नाम है? देशिक बुद्धि। ये आपको पता होनी चाहिए किसमें पाई जाती है। तो स्थानिक या देशिक बुद्धि है जो आपकी ये पेंटर, ठीक है, मूर्तिकार, वास्तुकार, यानी कि इंजीनियर जो है ना, सारे कौन है? इंजीनियर, इनमें पाई जाती है। कौन सी बुद्धि? स्थानिक या देशिक। इसके अलावा जो है ये बुद्धि पाई जाती है विमान चालक में। किसमें? विमान चालक में। ठीक है। तार्किक गणितीय बुद्धि गणितज्ञों में पाई जाती है, और संगीत बुद्धि आपको पता है गायक संगीतज्ञ में पाई जाती है। इजी है, लेकिन ये दूसरा जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। और जो है नर्तक, एथलीट और सर्जन में कौन सी पाई जाती है? शरीर गति की बुद्धि पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व है। बात हो रही है संवेगात्मक बुद्धि की, और संवेगात्मक बुद्धि में सबसे ज्यादा जो नाम आता है वो आता है गोलमैन का। किसका? गोलमैन का। ठीक है, सब सही है। इसके अलावा मेलावी और जो सेवर है उनका भी नाम आता है, लेकिन गोलमैन जो है वो क्या है? मुख्यतः संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए हैं। और यहां पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष तत्व या प्रमुख तत्व कौन सा है? गोलमैन का कहना था कि 20% जो होता है ना बुद्धि में, या किसी व्यक्ति की सफलता में 20% योगदान तो होता है बुद्धि लब्धि का। किसका? बुद्धि लब्धि का। और 80% योग होता है संवेगों का या संवेगात्मक बुद्धि का। किसका होता है? संवेगात्मक बुद्धि का। कितना परसेंट? 80%। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो बुद्धि लब्धि तो इन्होंने नकारा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अभिक्षमता भी कैंसिल हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक नियंत्रण, अपने संवेगों पर नियंत्रण कैसा है, और संवेगात्मक सजगता, एक ही चीज होगी लगभग दोनों। तो ये दोनों चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा? बी व सी। फिर थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, जिसका दूसरा नाम समूह कारक सिद्धांत है। ठीक है। और तीसरा नाम थर्स्टन का जो सिद्धांत है उसका क्या है? प्राथमिक योग्यता सिद्धांत। क्या है? प्राथमिक योग्यता सिद्धांत। प्राथमिक योग्यता सिद्धांत। प्राथमिक योग्यता सिद्धांत। और जो है आपके थर्स्टन ने प्राथमिक योग्यताएं कितनी दी? 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई। 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई। किसने? थर्स्टन ने। ठीक है। इनके नाम मैं लिख देता हूं, अच्छे से ध्यान में रख लेना। सबसे पहले वाचिक बोध, बोलने संबंधित जो होता है वाचिक बोध। ठीक है। दूसरा संख्या योग्यता, संख्या से संबंधित जो ज्ञान होता है, ये प्राथमिक योग्यताएं हैं। इसी को बुद्धि बोला इन्होंने। तीसरा जो होता है वो देशिक संबंध होता है। एक मिनट। तीसरा क्या होता है? देशिक संबंध। ठीक। चौथा क्या होता है? चौथा जो आपका होता है प्रत्यक्ष या प्रात्यक्षिक, जो है प्रात्यक्षिक गतिक क्षमता या प्रत्यक्ष गतिक क्षमता भी कह सकते हैं। पांचवा जो होता है शब्द प्रवाह क्षमता। शब्द प्रवाह क्षमता। ठीक है। छठा जो होता है, यहां लिख देता हूं, छठा होता है स्मृति धारणा। स्मृति धारणा या स्मृति क्षमता जो हो जाती है। और सातवां जो हो जाता है आपका, वो हो जाता है आगमनात्मक तर्कना। ये जो है 7 थर्स्टन ने जो है प्राथमिक योग्यताएं बताई। तो कौन कौन से? शब्द प्रवाह क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता ये रही 5 नंबर पर, सही है। स्मृति धारणा ये रही या स्मृति क्षमता 6 नंबर पर, ये है। आगमनात्मक तर्कना ये रही 7 नंबर पर, तो ये भी है। फिर चौथे में जाओ निगमनात्मक, तो निगमनात्मक नहीं है तर्कना, तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म जो किसी कुल एक स्तर पर आने वाली परिस्थितियों में से जिन पर प्रतिक्रिया की जानी है वह कहलाता है। तो देखो थार्नडाइक ने 4 जो है लेवल बताए। सबसे पहला आता है स्तर, सबको मैं बता देता हूं एकदम अच्छे से। स्तर आता है कठिनाइयों का स्तर, यानी कि समस्या समाधान में जो कठिनाई है उनका कठिनाई का स्तर क्या है, वो स्तर के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं सीमा। सीमा कहते हैं कि किसी भी कठिनाई स्तर पर किए गए कार्यों की संख्या, किसके? कार्यों की संख्या को क्या कहते हैं? सीमा। फिर क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र की किसी भी कुल स्तर पर आने वाली परिस्थितियां जिन पर प्रतिक्रिया की जाती है, जिन पर प्रतिक्रिया की जाती है वो क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये उत्तर हो जाएगा। गति की समस्या समाधान की तीव्रता क्या है? किस गति से जो है आप समस्या का समाधान कर रहे हो? तो उत्तर इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्र।
फिर टर्मन मेरिल स्केल के अनुसार कौन सा विकल्प असंगत है? ठीक है, इधर बुद्धि लब्धि इधर वर्ग। 130 से 139 पहला ही असत्य, क्योंकि ये प्रतिभाशाली नहीं है। ये आता है प्रखर बुद्धि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? प्रखर बुद्धि के अंतर्गत। प्रतिभाशाली के अंतर्गत कौन सा आता है? 140 प्लस वाले होते हैं प्रतिभाशाली। 120 से 129 तीव्र बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे, 25 से जो है 49 मूड, और 0 से जो 24 होते हैं उसको कहते हैं जड़ बुद्धि। क्या कहते हैं? जड़ बुद्धि। अगला क्वेश्चन, मेरिल, एक मिनट छोटा कर देता हूं। मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग अशाब्दिक परीक्षण किया जाता है। देखो, अशाब्दिक जो परीक्षण होता है वो किया जाता है असाक्षर लोगों पर, जो कब पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, असाक्षर लोगों पर किए जाते हैं। एक मिनट। और जो शाब्दिक होते हैं वो साक्षर लोगों पर किए जाते हैं। तो मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग अशाब्दिक परीक्षण जो है 18 माह से 4 वर्ष तक के बच्चों पर किया जाता है। इसके बारे में एक चीज जो ध्यान में रखनी है, आजकल सेकंड ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग जो अशाब्दिक परीक्षण है इसमें कितने उप परीक्षण है? तो इसमें 19 उप परीक्षण है। कितने? 19 उप परीक्षण है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, असम्मिलित गुण बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। देखो, बुद्धि का प्रथम परीक्षण 1905 में किया गया। बिल्कुल, किसके द्वारा? एल्फ्रेड बिने व थियोर साइमन। ठीक है, बिने व साइमन ने किया था 1905 में। बिल्कुल सही है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण में प्रथम संशोधन जो है ना, ये गलत है। ये 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। आईक्यू संपर्क की खोज है ना, ये भी गलत है। कब किया गया? 1912 में। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस स्टर्न के द्वारा किए गए जो था उसमें संशोधन किया गया। 1916 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। किसके द्वारा ये किया गया? जो है स्टर्न के बाद में जो आया था लुई टर्मन, लास्ट में अभी ये चल रहा है, उन गुणा 100 किया उसने। तो ये भी गलत है हिसाब से। ठीक है, फिर है मानसिक आयु के संपर्क की खोज 1908 में। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये 2 गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन, एक बात और मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप यूट्यूब पर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। इस पर अपन ने जो है लेवल 1 और लेवल 2 की जो है टेस्ट सीरीज चला रखी है। डेमो टेस्ट एकदम फ्री है। जाकर एक बार डेमो टेस्ट की क्वालिटी देखें, फिर आप जो है देखना कि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है या नहीं लेनी। एक बार मेरे कहने पर जाके देखें, डेमो जरूर दें। टेस्ट लेना नहीं लेना बाद की बात है। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट कमेंट टिका देते हैं कि आपने ये गलत बता दिया। थंब जो डाउन वाले ना, ठीक है, एक तो थम्स अप होता है, थम्स डाउन भी होते हैं, वो वाले जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत बता दिए जाए, वो मैं सही भी कर देता हूं पिन कमेंट में, लेकिन बहुत कम चांस में। बाकी आप गलत क्वेश्चन पर जरूर आप मुझे सूचित करें। मैं हर वीडियो में भी बोलता हूं कि कुछ गलती हो जाए तो आप बता देना, लेकिन सही क्वेश्चन पर वाद विवाद करना और फिर नेगेटिव कमेंट करने से बचें आप, क्योंकि फिर आपकी तैयारी भी झलकती है वहां से और आपके अदर कुछ चीजें भी झलकती है। तो आप कमेंट करें, बेशक कोई गलती हो जाए, लेकिन सही क्वेश्चन पर वाद विवाद करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें कि मैं सही तो हूं क्या। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हर बार सही होऊंगा, लेकिन कोई सही क्वेश्चन पर आप एक बार कमेंट गलती से हो जाएगी ये गलत है, फिर मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि ये ऐसे होगा, फिर भी आप वाद विवाद करते हो और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, 1-2 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं बता दूं कि पहले आप क्रॉस चेक करें और अपने सोर्स को जो जहां से आप पढ़ रहे हो उनको देखें कि वो सही तो है। ठीक है, फिर अपन गलतियों को आप जरूर जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। एक साक्षर व्यक्ति क्षमता पूर्वक कौन से परीक्षण में भाग ले सकता है? अभी मैंने ऊपर बताया था कि एक साक्षर व्यक्ति जो होता है ना, वो अशाब्दिक परीक्षण में भाग लेता है। किसमें? अशाब्दिक में। और साक्षर किसमें लेता है? शाब्दिक में। ठीक है, लेकिन साक्षर शाब्दिक में ले सकता है तो साक्षर असाक्षर वाले में भी तो ले सकता है। इसका मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों में ही ले सकता है वो, है ना। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। असाक्षर तो चलो अशाब्दिक में लेगा क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन साक्षर तो दोनों में ले सकता है ना, वो तो असाक्षर वालों में भी ले सकता है। उत्तर हो जाएगा अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों। फिर गोलमैन द्वारा व्याख्यायित संवेगात्मक बुद्धि के भावार्थ को निम्न में से किस बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है? गोलमैन द्वारा व्याख्यायित संवेगात्मक बुद्धि के भावार्थ को निम्न में से किस बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है? तो संवेगात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का ही प्रतिबिंब होती है, ध्यान में रखना। फिर आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज के संबंध में असत्य कथन बताओ। इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है। संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन से होते हैं? जिन पर देश दुनिया भाषा का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी जो है भूगोलिक वातावरण का, किसी सांस्कृतिक वातावरण का, किसी भाषाई वातावरण का
कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात है। फिर ये अमूर्त तार्किक क्षमता का मापन करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग प्रारूप है, बिल्कुल सही है। तो कोई भी जो है इनमें से असत्य नहीं है। इसमें देखो बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग जो है मैट्रिसेज है, दोनों के नाम बता देता हूं। एक का नाम है आपका रंगीन प्रोग्रेसिव, शॉर्ट में लिखता हूं मैट्रिसेज, ठीक है, ये बच्चों के लिए है। और इसमें 3 उप परीक्षण है, 3 उप परीक्षण है। दूसरी स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ये आपके वयस्कों के लिए है, बड़ों के लिए है। और इसमें 5 उप परीक्षण है, 5 उप परीक्षण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के सही प्रकोष्ठ समूह का चुनाव कीजिए जो एक ही आयाम से संबंधित है। गिलफोर्ड ने 3 आयाम दिए। सबसे पहले जो आयाम दिया वो है संज्ञान, ठीक है। संज्ञान में इसने कितने 6 तत्व बताए, 6 तत्व लिख देता हूं संज्ञान के। सबसे पहला जो है वो है स्मृति या सॉरी संक्रिया, संज्ञान क्या, संज्ञान तो फर्स्ट है उसका, सॉरी गलती हो गई। देखो सबसे पहला जो है आपकी संक्रिया, संक्रिया रेड से लिख देते हैं। संक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो संक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका अभी ऊपर वाला जो अपन नाम लिख चुके थे संज्ञान। दूसरा इसके अंतर्गत आता है स्मृति अभिक्षमता, ठीक है। तीसरा इसके अंतर्गत आता है स्मृति धारण, स्मृति धारण। चौथा जो इसके अंतर्गत आता हुआ था अभिसारी चिंतन, जिसको परंपरागत चिंतन भी कहते हैं, अभिसारी चिंतन और परंपरागत चिंतन भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं, परंपरागत चिंतन, ठीक है। पांचवा आता है अपसारी, जिसको गैर परंपरागत चिंतन भी कहते हैं, अपसारी चिंतन या गैर परंपरागत। और छठा इसके अंतर्गत आता है मूल्यांकन, मूल्यांकन, ये आता है संक्रिया के अंतर्गत, टोटल 6। संक्रिया के बाद में जो आता है आपका वो है, एक मिनट, दूसरा जो नंबर आता है आपका वो आता है विषय वस्तु का। किसका, विषय वस्तु का। ये आयाम तीनों ध्यान में रख लेना, अलग से आयाम भी पूछ लेते कई बार। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो आता है वो आता है दृष्टि, दूसरा आता है श्रवण, सुनना मतलब, ठीक है। तीसरा आता है सांकेतिक, सांकेतिक, ठीक है। और चौथा जो आता है वो आता है शाब्दिक। और पांचवा जो आता है वो आता है व्यवहार परक, व्यवहार परक, ये आता है विषय वस्तु के अंतर्गत। फिर तीसरा जो आयाम है आपका वो क्या है, वो है उत्पाद। तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, नाम ध्यान में रख लेना। और इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो है इकाई, ठीक है। दूसरा आता है वो है वर्ग, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है, ये याद होने चाहिए आपको, संबंध, ठीक है। और चौथा जो आता है वो आता है पद्धति या पद्धतियां, ठीक है। पांचवा आता है वो है रूपांतरण, ठीक है। और जो छठा आता है वो यहां लिख रहा हूं मैं आपको आशय। ये 6 आते हैं उत्पाद के अंतर्गत। तो संक्रिया के अंतर्गत टोटल कितने आते हैं, संक्रिया के अंतर्गत आते हैं 6, विषय वस्तु के अंतर्गत 5 और उत्पाद के अंतर्गत 6। तो 6 गुणा 5 गुणा 6, तो ये 180 आते हैं टोटल। कितने, 180। अब बोल रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो ऑप्शन पूरा है वो एक से ही होना चाहिए, चाहे वो संक्रिया से हो, विषय वस्तु से हो या उत्पाद से। सबसे पहले संज्ञान की बात करें तो संज्ञान आता है संक्रिया से। इकाई की बात करें तो इकाई आपकी डायरेक्ट उत्पाद से चली गई, मूल्यांकन वापस संक्रिया से आ गया, दर से आ गया विषय वस्तु से। तो ये तो सारे एक से नहीं संबंधित है, ठीक है। फिर चलते दर्शय में, दर्शय दृष्टि से दर्शय हो गया। तो 1 नंबर में स्मृति अभिलेखन संज्ञान में आ गया, ये देखो स्मृति अभिक्षमता या अभिलेखन। और वर्ग और संबंध आ गए उत्पाद से, तो ये भी कैंसिल है। फिर देखो संबंध, संबंध किससे है, संबंध ये रहा उत्पाद से संबंधित है। पद्धति, यदि पद्धति उत्पाद से संबंधित है। रूपांतरण उत्पाद से संबंधित है, आशय उत्पाद से। तो ये तीनों चारों के चारों एक से ही संबंधित है विषय वस्तु, ये उत्पाद से, तो ये एक से हो गए। बाकी देखो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन ये रहा संक्रिया से। स्मृति अभिलेखन ये रहा स्मृति जो अभिक्षमता या अभिलेखन, एक ही बात है। और दृश्य, लेकिन दृश्य जो है विषय वस्तु से, तो ये गलत हो गया। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।